हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े अनेकों वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी क्लासेस ऑफलाइन भी चल रही हैं, साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सिखाई जाती हैं। बोर्ड मास और रीजनिंग के जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, फॉरेन ट्रेड। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी जो चीज़ें हैं उनका इंडिपेंडेंस के ईव में यानी इंडिपेंडेंस के समय में कृषि का या इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंडस्ट्रियल का, ये इन सारी चीज़ों का क्या स्टेटस था, क्या उनकी स्थिति थी। आज हम फॉरेन ट्रेड की स्थिति जानते हैं। याद करिएगा, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, तब मैंने आपको बताया था कि फॉरेन ट्रेड हमारे देश में इंडिपेंडेंस के ईव में सिर्फ यहाँ तक निर्भर था कि हम जो है रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन गए थे और फिनिश्ड गुड्स के इंपोर्टर बन गए थे। यानी हमारे देश का जो रॉ मटेरियल वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस था, वो हम भारत से बाहर अनेक देशों में भेजते थे और ब्रिटेन के जो लोग हैं वो हमें फिनिश गुड बना करके ज़्यादा दामों में हमें ही बेचते थे। तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो इन्हीं चीज़ों तक सीमित था। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया वॉज अ सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम से हम बहुत अच्छे ट्रेडिंग नेशन थे। कॉलोनियल इम्पैक्ट के बाद से जो है चीज़ें खराब हुई। रिस्ट्रिक्टिव कॉलोनियल पॉलिसीज नेगेटिवली अफेक्टेड इंडियाज फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम। जो भी हमारा फॉरेन ट्रेड था वो बाद में जाकर के बिगड़ा, जब ब्रिटिशर्स आ गए, 200 साल हमारे देश पर राज किए, उसके बाद से, या फिर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें तब तो चीज़ें सही थी, लेकिन कॉलोनियल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था हमारे ट्रेड पर, व्यापार पर। ट्रेड पैटर्न क्या था उस समय? इंडिया एक्सपोर्टेड प्राइमरी गुड्स, ठीक है, यानी हम क्या करते थे, प्राइमरी गुड्स जैसे रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, इनसे क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल था या जिनको हम प्राइमरी गुड्स भी बोलते हैं, वो हम एक्सपोर्ट करते थे, बाहर के देशों में भेजते थे और बाद में क्या होता था, इंपोर्टेड फिनिश गुड्स, एग्जांपल कॉटन क्लोथ्स, लाइट मशीनरी फ्रॉम ब्रिटेन। यानी हम वही जो बातें मैंने अभी आपको बताई कि हम क्या करते थे, कॉटन, सिल्क, रॉ प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो है हम बाहर भेजते थे और फिनिश गुड्स या बनी हुई चीजें फिर बाद में हम लेते थे। ब्रिटिश मोनोपोली, Britain controlled India's trade with over half of its restricted to Britain and limited trade with countries like China, Ceylon and Persia। जो हमारा ट्रेड था वो ब्रिटेन से ज्यादातर होता था, बहुत कंट्रोल ट्रेड जो था वो बाकी के देशों से जैसे चाइना, सिलोन और पर्शिया में होता था। बाकी जितना ट्रेड होता था, जितना व्यापार होता था, वो हमारा सिर्फ ब्रिटेन से ही होता था। और किस सूरत में होता था, ट्रेड का पैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्विस कैनाल के बारे में बात करते हैं। स्विस कैनाल बच्चों आपने सुना होगा, क्या है ये? देखिए, ब्रिटेन ने हमारे देश में बहुत सारी अच्छी चीजें भी की, जैसे रेलवेज और टेलीकम्युनिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन किया। लेकिन स्विस कैनाल जो उन्होंने बनाया, ये ढूंढा था, ये एक रास्ता था। जैसे व्यापार करने के लिए ब्रिटेन वालों को क्या करना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा घूम करके लंबा चौड़ा रास्ता था जिससे वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। तो उस चीज को शॉर्टकट उन्होंने ढूंढा, एक छोटा रास्ता ढूंढा जिसे स्विस कैनाल बोलते हैं। उसमें क्या, वो बहुत छोटा रास्ता था, सीधा सीधा आप जा करके व्यापार कर सकते थे। तो स्विस कैनाल, इट्स ओपनिंग स्ट्रेंथेंड ब्रिटेन कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड। जब ये स्विस कैनाल खुला, ये जगह ढूंढी गई, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन को और ज्यादा क्या दिया, कंट्रोल दिया हमारे ऊपर, हमारे फॉरेन ट्रेड पर। ठीक है, तो आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस की। ठीक है, कॉलोनियल इंडिया जेनरेटेड अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस बट इट हार्म द इकोनॉमी। जब देखिए क्या होता है, अगर किसी इकोनॉमी को हमको देखना है, बेहतर देखना है, तो उसके लिए हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे जो इकोनॉमी है वो हिल जाएगी, वहां की जीडीपी अच्छी नहीं रहेगी। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं थी, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, इंपोर्ट कम हो रहा था। डोमेस्टिक स्कार्सिटी,
डोमेस्टिक स्कार्सिटी क्या है? जो भी इसेंशियल गुड्स लाइक फूड, ग्रेन, क्लोथ्स, कैरोसिन वर स्कार्स इन इंडिया। बाद में क्या होने लगा, जो डोमेस्टिक स्कार्सिटी है वो देखने को मिलने लगी इंडिया में, यानी जो इसेंशियल गुड्स थे जैसे ग्रेन्स हो गया, कपड़े हो गए, कैरोसिन हो गया, उनकी कमी होने लगी थी इंडिया में बाद में। वेल्थ ड्रेन हुआ हमारे देश में, फॉरेन ट्रेड जो कॉलोनियल के दिमाग से या ब्रिटेन के दिमाग से चल रहा था उसके कारण हमारे देश में वेल्थ ड्रेन होने लगा। द एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज्ड फॉर ब्रिटिश एक्सपेंसेस, colonial office, wars, invisible imports, not for India's benefit, leading to a drain in Indian wealth। अब इंडियन वेल्थ को इन्होंने पूरी तरीके से खराब कर दिया, धज्जियां उड़ा दी। कैसे? जो भी पैसा अगर हमारे पास बचता भी था तो उसको कॉलोनियल ऑफिस यानी अपने ऑफिसेस को बनाने के लिए, वॉर में लगाने के लिए, या जो इनविजिबल इंपोर्ट्स है उन सारी चीजों में लगाते थे। वो हमारे देश के भविष्य के लिए नहीं लगाया जाता था पैसा। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या ट्रेड करके जो फायदा होता था वो अपने बेनिफिट के लिए यूज करते थे। कौन? कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक, तो ये हमारे देश में फॉरेन ट्रेड की एक कंडीशन थी कि जहां पे अगर आप समरी की बात करेंगे तो क्या हो रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का हो रहा था, इंपोर्ट फिनिश गुड्स का हो रहा था, जिसमें हमको बैलेंस नहीं हो रही थी हमारी इकोनॉमी। अब उस ट्रेड से भी जो हमको बेनिफिट हो रहा था वो वॉर में या कॉलोनियल ऑफिसेस के लिए यूज किया जा रहा था, ना कि हमारे भलाई के लिए। अब उससे क्या हुआ, हमारा वेल्थ ड्रेन होने लगा, हमारे यहाँ का जो पैसा भी था, जो कुछ बेनिफिट हो भी रहा था, वो पूरा खराब हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी फॉरेन ट्रेड में आती हैं। सुएज कैनाल वाला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जरूर याद रखिएगा कि एक जो रास्ता जो ब्रिटेन ने ढूंढा व्यापार करने के लिए। अब डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है कि जो भी हमारे देश में अलग अलग तबके हैं उनका जो है सेंसस कब हुआ, कैसा हुआ, वो सारी हिस्ट्री के बारे में डिटेल देखते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंसस, यानी फर्स्ट सेंसस जो है हमारे देश में, इसको ये स्टार लगा लीजिएगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंसस जो है वो 1881 में हुए थे। द पॉपुलेशन सेंसस इन ब्रिटिश इंडिया वॉज कंडक्टेड इन 1881, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीलिंग अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्पाइट सम लिमिटेशंस। जब सेंसस किए गए, जनगणना की गई हमारे देश में पहली बार 1881 में, तब ये देखा गया कि बहुत अनइवन पॉपुलेशन थी हमारे यहाँ, लोग बहुत ज्यादा मात्रा में उनकी मौत भी हो रही थी और बर्थ रेट भी ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे डिवीजन होगा 1921 से पहले और 1921 के बाद, उसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, फिर 1881 के बाद से क्या हुआ ये याद कर लीजिएगा, फैक्ट है ये। फिर 1881 के बाद से सेंसस वाज कैरिड आउट एवरी 10 ईयर टू कलेक्ट पॉपुलेशन डाटा। जब 1881 में हमने पहली बार सेंसस किया तो उसके बाद से ये बोला गया कि हर 10 साल में हम क्या करेंगे, सेंसस करेंगे, जनगणना करेंगे, हर 10 साल में पॉपुलेशन का डाटा लेने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज जिसको बोला जाता है बच्चों, वो है बिफोर 1921 और आफ्टर 1921। क्या था यहाँ पे, अगर हम पहले की बात करें 1921 के पहले की, तो इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, वहां पे बहुत स्लो ग्रोथ था, कुछ ऐसा बहुत बड़ा चेंजेस नहीं देखने मिल रहा था रैपिडली। लेकिन 1921 के बाद से बहुत रैपिडली हमने चेंजेस देखे थे हमारे पॉपुलेशन में या ग्रोथ में, बहुत फ्लक्चुएशन था। इंडिया एंटर्ड द सेकेंड स्टेज बट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टोटल पॉपुलेशन वर स्टिल नॉट वेरी हाई। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा बहुत ग्लिच आते जाएगा। ठीक है, लो सोशल डेवलपमेंट, लो सोशल डेवलपमेंट था हमारे यहाँ, लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम था, लिटरेसी वॉज बिलो 16% विथ फीमेल लिटरेसी एक्सट्रीमली लो एट अबाउट 7%। ये हमारे यहाँ का, देखिए लिटरेसी और एजुकेशन में फर्क रखिएगा। एक एजुकेशन पर्सन, एडुकेटेड पर्सन जो होगा वो क्या करेगा, वो पढ़ा लिखा होगा, उसके पास डिग्रियां होंगी बहुत सारी। लेकिन यहाँ पे लिटरेसी का मतलब लिखना और पढ़ना, कि आप कुछ देख करके पढ़ सकें या लिख सकें, उसका भी ये सिचुएशन था 16% और महिलाओं में 7%। तो ये ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी स्थिति थी।
पब्लिक हेल्थ की अगर बात करते हैं हम, तो हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं थी। ये हमने इंट्रोडक्शन के टाइम में देखा था। हेल्थ फैसिलिटीज वर ईदर अनअवेलेबल और इनएडुकेट फॉर मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोगों को मिलता ही नहीं था, और जो था वो भी बहुत खराब कंडीशन में था। लीडिंग टू वाइड स्प्रेड वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीज, जो क्या किया, जब हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होंगी, हेल्थ फैसिलिटी नहीं होगी, जहां होगी वहां इनएडिक्वेट होगी, कुछ जगह पे होगी ही नहीं, तो उससे क्या होगा, पानी और हवा के जरिए बहुत सारी बीमारियां फैलने लगी, लोगों को डेंगू होने लगे, मलेरिया होने लगे, और ये बीमारी बहुत जल्दी जल्दी लोगों में बढ़ने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत लोगों की जल्दी जल्दी मृत्यु होने लगी। तो ये हमारे यहाँ की पब्लिक हेल्थ कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हाई मोर्टेलिटी रेट था। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, देखिए ये जो लोग मरते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जब एक वर्ष से कम के जो बच्चे हैं वो मरते हैं, उनके बारे में बात हो रही है, जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज अलार्मिंग एट 218 पर 1000 कंपेयर टू 28 पर 1000 टुडे। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रति एक वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें से कम जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है उनके बारे में ये बात कर रहा है। यानी 1000 बच्चों पे हर 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। ये हमारे यहाँ कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम में, ठीक है। लो एक्सपेक्टेंसी रेट था हमारे यहाँ, यानी अभी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है कि हम 60 साल के, 70 साल के या 69 ईयर्स आज के बारे में बात करते हैं कि यहाँ तक लोग जो है अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन तब 32 साल थी। आप कंडीशन देखिए हमारे देश की कि सिर्फ 32 साल तक लोग अच्छे से जी पाते थे, उसके बाद लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी था हमारे यहाँ। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, देखिए गरीबी तो थी ही। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, एग्जैक्ट पॉवर्टी डाटा इज अनअवेलेबल। अभी हमारे पास एग्जैक्ट पॉवर्टी डाटा, गरीबी का कोई डाटा नहीं है हमारे पास। बट एक्सटेंसिव पॉवर्टी एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वर्जनिंग इंडियाज पॉपुलेशन कंडीशन। यानी हमारे पॉपुलेशन की जो कंडीशन थी वो गरीबी से पूरी, मतलब मान लीजिए आधे से ज्यादा ग्रस्त थी। तो ये कंडीशन थी। और हमने क्या देखा, फॉरेन ट्रेड हमने देखा, डेमोग्राफिक कंडीशन देखा जिसमें बच्चों की मृत्यु और जो रेगुलर सेंसेस हैं वो कंडक्ट होने लगे, सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ, लिटरेसी रेट क्या था, ये सारी चीजें हमने देखी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी देखी। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, यानी हमारे देश में जितने लोग हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोग किस काम में लगे हुए हैं। जैसे आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर जानते होंगे। प्राइमरी में कृषि आ जाएगा, सेकेंडरी में हमारा जो फिनिश गुड्स बनाते हैं वो आ जाएगा, टर्शियरी में सेवा क्षेत्र आ जाता है, सर्विस सेक्टर आ जाता है। यानी सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग को भी इंक्लूड करेंगे। तो वो देखना है हमारे ऑक्यूपेशन, जितने भी लोग थे पॉपुलेशन, वो कितने कहाँ पे किस काम में लगे हुए थे, ठीक है। तो स्टेबल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वैसे तो पहले हमारे बहुत ज्यादा जो जनसंख्या के लोग हैं वो तो कृषि में लगे होते थे, और कुछ बचे कुछ जो हैं वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जाते थे। अब अगर डाटा चेक करें तो क्या होगा, रीड करते हैं। स्टेबल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर इन इंडिया शोड लिटिल चेंज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हमारे कॉलोनियल पीरियड के टाइम में थोड़ा सा चेंज देखने मिला था। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर ज्यादा था। द एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स, यानी जितने वर्कफोर्स थी उसका 70 to 75 जो है वो किस में काम करते थे, कृषि में काम करते थे। लिमिटेड रोल ऑफ अदर सेक्टर, जो टर्शियरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें बहुत लिमिटेड रोल था बाकी के पॉपुलेशन का। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एम्प्लॉयड ओनली अबाउट 10%, सिर्फ 10% लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी में काम करते थे, और सर्विस सेक्टर में तो और 15 से 20%। ये हमारे यहाँ का स्टेटस था किसका, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। अब अगर हम रीजनल वेरिएशन करते हैं कि अगर रीजन्स के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं लोगों को तो क्या हमारा स्टेटस होगा, उसके बारे में देखते हैं। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, कुछ कुछ एरिया में जो है हम कृषि को छोड़ के दूसरी तरफ जाने लगे थे, यानी बाकी दो सेक्टर्स में जाने लगे थे, और कुछ रीजन ऐसे थे कि हम कृषि में वापस जाने लगे थे बाकी सारे सेक्टर्स को छोड़ करके।
तो वो देखते हैं। इन पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे एंड बंगाल, फ्यूअर वर्कर्स रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर, यानी इसमें कुछ जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे विद अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, यानी यहाँ पे जो है ज्यादातर लोग अब सीधे सीधे जा रहे थे कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में, कहाँ के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, बंगाल, ये सारे जो रीजन के लोग हैं वो जा रहे थे किसमें, बाकी दो सेक्टर्स में। अब जो बचे हुए कुछ जगह थे, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे वापस से क्या हो रहे थे, डिपेंड हो रहे थे। तो ये हमारा रीजनल क्या है, वेरिएशन है कि कुछ लोग वापस से एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग वहां से वापस आ रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया गया था ट्रेड के लिए, रेलवेज बनाए गए थे ट्रेड के लिए, पोर्ट्स बनाए गए थे, टेलीकम्युनिकेशन को इंप्रूव किया गया था, कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए रोड्स बनाए गए थे, पोस्ट और टेलीग्राफ बनाए गए थे। मतलब डेवलपमेंट तो हुआ कॉलोनियल एरा में, लेकिन वो सिर्फ उनके बेनिफिट के लिए था। हालांकि हम भी आज यूज करते हैं, पर वो इसी उद्देश्य से बनाया गया कि जो भी व्यापार है वो आसान हो सके। द ब्रिटिश डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे, पोर्ट्स, water transport, road, post and telegraph, but the main goal was to serve colonial interest, not to benefit the Indian people. Indian people को benefit करना कभी भी हमारा colonial government का aim नहीं था। रोड्स बिफोर ब्रिटिश रूल वर नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, उस समय के जो रोड्स थे वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए, चीजों के आवागमन के लिए सही नहीं थे, क्योंकि बारिश में सड़कें खराब हो जाती थी, गड्ढे हो जाते थे, कीचड़ भर जाता था, तो जो भी चीजों का जो रॉ मटेरियल्स का आवागमन होता था वो खराब हो जाता था। तो उसके लिए अच्छे रोड्स और रेलवे का क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। British built road were mainly for moving the army and transporting raw material from rural areas to railway station or ports for export to England or other region destination. There was a shortage of all-weather roads. All-weather roads हमारे पास थे नहीं, making it hard to reach rural areas during the रेनी सीजन, यानी यहाँ पे रोड बनाए गए थे वो, लेकिन उतने सफिशिएंट नहीं थे और वो ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल के लिए ज्यादा काम आते थे रूरल एरिया से रेलवे स्टेशन पहुंचाने के लिए। रेलवेज इंट्रोड्यूस किया गया बच्चों बाद में, फिर यही ट्रेड के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा 1850 में। हालांकि 1850 में उन्होंने रेलवे का निर्माण कर लिया था, लेकिन उसे चलाया गया था 1853 में। डेट नोट कर लीजिएगा, बॉम्बे से थाने पहली ट्रेन चली थी, 1850 में बनाया गया था। 3 साल बाद 1853 में पहली ट्रेन चली, पहली रेल चली, कहां से, बॉम्बे से थाने की ओर। रेलवेज वर अ मेजर ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन इन इंडिया, ये हमारा जो रेलवे है वो ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन है, ये याद रखिएगा। 1850 में बनाया गया था और 1853 में, जस्ट अ मिनट, और 1853 में क्या किया गया था, उसको पहली बार चलाया गया था बॉम्बे टू थाने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ ये रेलवे को इंट्रोड्यूस करने का, एनेबल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, ब्रेकिंग जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। जो ज्योग्राफिकल, जो बहुत लंबा दूरी था वो बहुत जल्दी हम तय कर ले रहे थे रेलवे के थ्रू, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि प्रमोटेड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो फूड क्रॉप्स को हटा करके उन्होंने कैश क्रॉप्स को यूज किया था, वो कॉमर्शियलाइज होने लगा, मार्केट ज्यादा एक्सपेंड होने लगा कॉलोनियल गवर्नमेंट का, विच हार्म द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमी। विलेज की जो इकोनॉमी थी वो तबाह होने लगी। एक्सपोर्ट इंक्रीज बट द बेनिफिट वेंट टू द ब्रिटिश नॉट इंडियंस, यहाँ पे हर जगह नॉट इंडियंस ही आएगा, ब्रिटिशर्स बेनिफिट खुद के लिए करते हैं ना कि इंडियंस के लिए। इकोनॉमिक लॉसेस ओवर आउटवेड द सोशल बेनिफिट ऑफ रेलवेज फॉर इंडियन, ये वही चीजें हैं कि रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन वो उनके बेनिफिट के लिए था। इनलैंड ट्रेड और वाटरवेज, अब वाटरवेज में भी हम क्या करने लगे, हम जो है
जरिया ढूंढने लगे ट्रेड करने का। जो स्यूज कैनाल आपने सुना था वो भी इसी का एक एग्जाम्पल था कि हम ट्रेड के लिए नए नए जगह ढूंढने लगे। द ब्रिटिश डेवलप्ड इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स बट दीज एफर्ट्स वर इनएडिक्वेट। द कोस्ट कैनाल इन ओडिशा वॉज एक्सपेंसिव टू बिल्ड बट फेल टू compete with railways running parallel to it leading to its abandonment। यानी यहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने अलग अलग रास्ते ढूंढे तो सही, लेकिन रेलवेज जो है वो सबसे कारगर निकले थे। टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज, अच्छा अब इसकी जरूरत क्यों थी? जो भी उनके लॉ एंड ऑर्डर थे उसको फॉलो करवाने के लिए उन्होंने टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज, कम्युनिकेशन को आसान करने के लिए, संचार को आसान करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये हम आसान भाषा में कह सकते हैं। द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू हेल्प मेंटेन एंड लॉ एंड ऑर्डर नॉट फॉर पब्लिक बेनिफिट, हमारे बेनिफिट के लिए नहीं था। पोस्टल सर्विसेज वर यूजफुल बट रिमेन्ड इनएडिक्वेट थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड। तो ये कुछ हमारा था स्टेटस। किसका किसका हमने पढ़ लिया बच्चों, याद करिएगा। स्टार्टिंग से हमने एग्रीकल्चर का पढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर का पढ़ा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा, डेमोग्राफिक कंडीशन हमने देखे, ये सारी चीजें, फॉरेन ट्रेड का कंडीशन हमने देखा। यानी फर्स्ट चैप्टर जो है आपका होता है समाप्त टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज पे। कंक्लूजन अगर आप बोलेंगे तो उसका कंक्लूजन भी आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए आपको कमेंट में हमको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगला हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, यानी 1947 के पहले का हमने अभी तक देखा था। अब जो हमारा सेकेंड फेज है वो 1950 से शुरू होगा, जब हम आज़ाद हो गए। उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें की। ये था हमारा आज का इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।